नमस्कार दोस्तों, ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की टॉपिक ऑन डिमांड श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इसके तहत हाल ही में चर्चित रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी, जो कि आपके एग्जाम और आपकी समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप ऐसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। उस पर हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिससे आपको बेहतर समझ बनेगी। यदि इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान एकेडमी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन करके। और अगर जो आपको तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है पर्वतीय राज्यों में बादल का फटना। अभी हम लोगों ने देखा है, अक्सर चर्चा में बनी हुई है एक न्यूज़ अगस्त और जुलाई के महीने में, कि जो भी पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बार बार बादल फटने की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो हम लोग यह घटना क्या होती है, मतलब बादल फटना क्या होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में देश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी हाल ही में 5 अगस्त को, एक क्रोनोलॉजी देखिए, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली धरारी में खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। ठीक है। इसी प्रकार की 2013 में केदारनाथ की एक त्रासदी हुई थी, जो इसका एक बड़ा उदाहरण, बादल फटने की घटना का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है। 13 अगस्त 2025 को, मतलब 2 दिन पहले, अभी हिमाचल प्रदेश को कुल्लू जिला में ऐसी घटना घटित हुई। और 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो जो भी आप देख रहे हैं ये मानचित्र है, एक सेकंड, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो भी, ये जे&के है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। ये सभी राज्य जो पर्वतीय राज्य हैं, इनमें अक्सर मानसून के सीजन में बादल फटने की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये स्थिति कैसे भयावह हो गई है। ठीक है। इस प्रकार की घटना पहलगाम में भी अभी हाल ही में घटित हुई थी। तो एक केस अध्ययन देखते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के बाद से जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। 2020 में ऐसी 7 घटनाएं राज्य में दर्ज की गई। 2021 में यह बढ़कर इनकी संख्या 11 हो गई। 2022 में यह 14 घटनाएं दर्ज की गई और 2023 में इस प्रकार की 16 घटनाएं दर्ज की गई। ठीक है। 2024 में जनवरी से अगस्त के बीच में लगभग 12 घटनाएं हुई हैं, जिसमें सिर्फ 7 घटनाएं जून और अगस्त के बीच में दर्ज की गई। इसके अलावा वर्ष 2025 में, अभी वर्तमान वर्ष में, अभी तक प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में 10 बादल घटने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बारंबारता है वो बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। यानी ये घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं और इनसे व्यापक जान माल का नुकसान होता है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव गरीब और मध्य वर्ग के लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं उन पर देखने को मिलता है। हालांकि किसी भी प्राकृतिक आपदा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं आती है, लेकिन फिर भी किसी भी आपदा से समाज के वंचित और पिछड़े लोग अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है और सरकारी मदद भी कई बार पहुंचने में उन तक देरी का एक कारण बनती है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो इसकी एक बेहतर परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि बादल फटना क्या होता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार आकस्मिक बादल फटने का कारण भारी तूफानी वर्षा होता है, जिसमें लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है। तो इसकी तीव्रता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है ऐसे किसी भी छोटे क्षेत्र में। आगे देखते हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही छोटे दायरे, अभी हमने देखा था 10 किलोमीटर या उससे भी छोटे क्षेत्र में, और बहुत कम समय में होती हैं, और इसलिए इनका पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इनकी निगरानी के लिए सघन रडार नेटवर्क या हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल्स की आवश्यकता होती है, जो सभी क्षेत्रों में इनका इनकी तैनाती किया जाना बहुत ही मुश्किल होता है, इस प्रकार की उच्च तकनीकी आधारित उपकरणों का।
इसलिए यह घटना और भी अधिक चिंताजनक बन जाती है। ये घटनाएं, ध्यान रहे, ये घटनाएं मैदानी भागों में भी घटित होती हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादल फटने की घटनाएं केवल पर्वतीय भागों में घटित होती हैं, तो यह उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इनकी तीव्रता या इनकी बारंबारता अधिक होती है। पहाड़ी इलाकों में ये घटनाएं अधिक घटित होती हैं क्योंकि वहां की भौगोलिक संरचना इनकी संभावनाओं में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 में बादल फटने से होने वाली आपदाओं के लिए जोखिम कम करने की रणनीति दी गई है। तो इस संदर्भ में कौन सा कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बादल फटने की घटना घटित कैसे होती है, इस डायग्राम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं विंडवर्ड स्लोप है, यानी यह पवनमुखी ढाल है। इधर इस तरफ वाला भाग क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र। तो पवनमुखी ढाल के सहारे जब आर्द्रता के साथ पवनें टकराती हैं तो वो ऊपर उठने लगती हैं। आप ये देखिए, ओरोग्राफिक अपलिफ्टिंग एंड कूलिंग ऑफ द एयर मास। तो ये और ठंडी होने लगती हैं और ये ऊपर उठती जाती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो अधिक ऊंचाई तक नहीं जाकर ये एक सीमित मात्रा में ऊंचाई पर जाकर ये संघनित हो जाती हैं और इतनी भारी हो जाती हैं कि ये तेजी से वर्षा करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा होने लगती है, प्रेसिपिटेशन। इसके बाद दूसरी तरफ ये पवनें शुष्क हो जाती हैं, यानी ये बारिश हो जाती है। तो जो भी बादल फटने की घटनाएं होती हैं उनमें से अधिकांश घटनाएं पवनमुखी ढाल के सहारे ही होती हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखना, विंडवर्ड स्लोप पर ही इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पे जो आर्द्र पवन थी वह शुष्क हो जाती है, तो इसलिए इस तरफ जो पवन प्रवाहित होती है वह वार्म एंड ड्राइंग होती है, मतलब शुष्क और गर्म, गर्म एवं शुष्क। ठीक है, यह राइन शेडो एरिया होता है, वृष्टि छाया प्रदेश इसे हिंदी में कहते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, अपने या अपनी समझ में वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार हमने एक संकल्पना देखी है कि बादल फटने की घटना क्या होती है। अब इसकी संवेदनशीलता या हिमालयी राज्यों की संवेदनशीलता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है भौगोलिक कारक। यहाँ की खड़ी ढालें, जो हिमालय का भारत की तरफ वाला भाग है, इनकी ढालें जो क्या है, खड़ी ढलान है। अरब सागर और पश्चिम बंगाल से आने वाली गर्म व नमी युक्त हवा को तेजी से ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था ओरोग्राफिक अपलिफ्टिंग। यह प्रक्रिया, ओरोग्राफिक लिफ्ट क्या होता है? यह प्रक्रिया बादलों के विकास और वर्षा में वृद्धि करती है क्योंकि आर्द्र पवनें पहाड़ों के ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे मानसून की गतिशीलता तथा स्थानीय जलवायु पैटर्न इन तीव्र घटनाओं को और अधिक प्रभावित करते हैं। इससे क्या होता है, बड़े बड़े ऊंचे कपासी स्तरीय, याद रखना किस प्रकार के बादलों का इसमें योगदान रहता है। कपासी स्तरीय बादल फटने की घटना में सहयोग करते हैं। बादल बनते हैं जो भारी मात्रा में बारिश करने में सक्षम होते हैं। इंग्लिश में इन बादलों को क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखना। आगे देखते हैं, जब ये बादल, कपासी स्तरीय बादल अत्यधिक नमी से भर जाते हैं और बारिश नहीं हो पाती है, तो एक समय के बाद ये ऐसा आता है कि इनसे पानी एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और ऐसा लगता है कि बादल फट गए हैं। ठीक है, धारा मतलब एक नदी की तरह प्रवाहित होने लगता है, वो बहुत तीव्र गति से पानी गिरता है ऊपर से। आगे अगला कारक है मानव जनित कारक। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में समग्र वृद्धि हुई है। केदारनाथ बाढ़ जो 2013 की घटना थी, ठीक है, पर एक अध्ययन किया गया था, उसमें पाया गया कि उस दौरान हुई ज्यादातर वर्षा के लिए ग्रीन हाउस गैसें और वायुमंडलीय प्रदूषक एरोसॉल्स जिम्मेदार थे। ठीक है, तो इस प्रकार मानव जनित कारक भी बादल फटने की घटनाओं को प्रेरित करते हैं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में एक और केस स्टडी है। पहले हमने केस स्टडी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखी थी। अभी क्या उत्तराखंड में झीलें आपदा जोखिम के कारक हैं? ठीक है, तो देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अनुसार उत्तराखंड में 1266 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से कई छोटे बड़े जल निकाय नीचे
बहने वाले क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह जो कॉन्सेप्ट है यह फ्लैश फ्लड से संबंधित है। ठीक है, आकस्मिक बाढ़ से। अभी हम कुछ शब्दावलियां नीचे देखेंगे, उसी से संबंधित ये तथ्य हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इनमें से 13 झीलों को उच्च जोखिम वाली तथा 5 झीलों को अत्यंत खतरनाक श्रेणी में रखा है। ऐसी आपदाएं तब होती हैं जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल संचय अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है। केवल भारी वर्षा से इस प्रकार की विनाशकारी घटनाएं संभव नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं जो वर्षा आधारित आपदाओं से संबंधित है। पहली है आकस्मिक बाढ़। आकस्मिक बाढ़ क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड तीव्र वर्षा के दौरान, यानी बादल फटने की घटना या दूसरी सामान्य वर्षा, लेकिन वह तीव्र वर्षा जब होती है उसके दौरान या तुरंत बाद जल स्तर में अचानक से वृद्धि हो जाती है। वे अत्यधिक स्थानीयकृत और अल्पकालिक घटनाएं हैं जो सामान्यतः वर्षा के 6 घंटे के भीतर घटित होती हैं। इनके कारण क्या हैं? इनका प्रमुख कारण है तीव्र वर्षा। ठीक है, इससे मृदा की अवशोषण क्षमता और जल निकासी प्रणालियां प्रभावित होती हैं, और जो जल होता है वो मृदा में अवशोषित नहीं हो पाता है, इसलिए तीव्र गति से उस क्षेत्र में बाढ़ होती है। अत्यधिक वर्षा के अतिरिक्त अचानक तापमान में वृद्धि, बांध तथा तटबंधों के टूटने, हिम या मलबे के जाम होने तथा हिमनद झीलों के अचानक फटने के कारण तेजी से हिम विगलन से भी फ्लैश फ्लड आ जाती है। अगला कारण है मानवीय कारण। इसके अतिरिक्त सड़कों और इमारतों जैसी अवैध सतहों वाले शहरीकरण से अफवाह बढ़ता है। अफवाह मतलब जल का प्रवाह बढ़ता है। आप देखेंगे कि कंक्रीट सड़कें बन जाती हैं तो जल भूमि में अवशोषित नहीं हो पाता है, वो सड़कों पर ही प्रवाहित होने लगता है। और तेजी से वर्षा होती है तो उस समय क्या होता है कि मतलब सड़कें भी विलुप्त हो जाती हैं, कई बार इतनी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल अवशोषण कम होता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगली एक और शब्दावली देखेंगे, ग्लेशियल झील विस्फोट। ग्लेशियल झील विस्फोट, यहाँ पे देखिए, इसका है ग्लेशियल झील विस्फोट को ग्लोफ बोलते हैं, GLOF इंग्लिश में। यह एक प्रकार की विनाशकारी बाढ़ होती है जो तब होती है जब किसी ग्लेशियर झील को रोकने वाला प्राकृतिक बांध टूट जाता है और बड़ी मात्रा में जल एकाएक बाहर निकलता है। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में आकस्मिक बाढ़ आई, जिसके बारे में संदेह है कि यह एक ग्लेशियल झील विस्फोट आधारित घटना थी। ठीक है, तो मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी झीलें, ठीक है, ग्लेशियल झीलें होती हैं, तो उनमें कोई भी संचलन, भूसंचलन हुआ या किसी प्रकार का भूकंप आया या बहुत उस क्षेत्र में वर्षा हो गई जिससे उसके जो किनारे के तटबंध होते हैं वो टूट जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह इतनी तेजी से होता है कि यहाँ पे तुरंत बचाव कार्य करना संभव नहीं हो पाता है और लोगों को मतलब काफ़ी स्तर पर लोग प्रभावित होते हैं। इसके कारण क्या है? ये बाढ़ कई कारकों से उत्पन्न होती है, जिनमें ग्लेशियर के आयतन में परिवर्तन, झील के जल स्तर में बदलाव तथा भूकंप शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अनुसार हिंदुकुश हिमालय के अधिकांश भागों में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से कई हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है, जो ग्लोफ की घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए यह क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र में ग्लेशियर है, ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं हिंदी में, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी जो गर्मी है वो तीव्र हो रही है, इस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये पीछे हट रहे हैं, इस तरफ हट रहे हैं, मतलब इनका क्षेत्र घटता जा रहा है। तो यह जो क्षेत्र बच रहा है यहाँ पे झीलों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इन झीलों का निर्माण होने के कारण किसी भी प्रकार का भूकंप या कोई मानवीय घटना या छोटी मोटी दूसरी ऐसी कई सारे कारण बन जाते हैं जो ये ग्लोफ की घटनाओं के प्रमुख कारण बनते हैं या उस क्षेत्र में बाढ़ के प्रमुख कारण बनते हैं। चलिए, हम लोग बादल फटने की घटनाएं पढ़ रहे थे, तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही क्या होनी चाहिए? तो कार्यवाही को हम किसी भी, जैसे आप मेंस के एग्जामिनेशन में लिखते हैं कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो 2-3 पॉइंट में नहीं लिखना है, कुछ हेडिंग भी बनानी है कि तात्कालिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए, अल्पकालिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए और दीर्घकालिक कार्रवाई में हमें क्या शामिल करना चाहिए। तो तात्कालिक कार्रवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत होने चाहिए, NDRF और SDRF। आप इनके फुल फॉर्म NDRF SDRF के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, पुलिस सेना, NDRF SDRF पुलिस और सेना के मध्य समन्वय होना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र का त्वरित रूप से सर्वे किया जाना चाहिए।
आजकल एरियल सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। हेलीकॉप्टर या ड्रोन की मदद से हम ऐसे सर्वे करने में सक्षम हो गए हैं, तो उनकी सहायता ली जानी चाहिए। राहत शिविरों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करना, उनको भोजन, चिकित्सा और अन्य प्रकार की रुकने या किसी दूसरे प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान करना। ठीक है। अल्पकालिक कार्रवाई, शॉर्ट टर्म मेजर्स में क्या शामिल कर सकते हैं? भोजन, पानी, दवा और आश्रय उपलब्ध कराना। जब हम राहत शिविर स्थापित करेंगे तभी उनको वहां पे इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे। सड़क व संचार को बहाल किया जाना चाहिए। मृत घायल लोगों के लिए मुआवजा और चिकित्सा जैसी योजनाएं आरंभ की जानी चाहिए। इसी प्रकार दीर्घकालिक कार्यवाही में क्या होना चाहिए? अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की जानी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों का नक्शा बनाया जाना चाहिए। समुदाय को आपदा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें आपदा के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे अपना स्वयं का बचाव करने में वो सक्षम हो सकें। आपदा प्रबंधन योजनाओं का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नियमित अपडेट किया जाना चाहिए। ऐसे डाटा और ऐसे शोध कार्य नियमित रूप से ऐसे डाटा आंकड़े संकलित किए जाने चाहिए जिनके आधार पर नवीनतम शोध कार्य किए जा सकें और इन लोगों को इस अगर जो कोई बादल फटने या दूसरी घटनाएं घटित होती हैं तो उनसे सुरक्षित बचाया जा सके। इसी प्रकार समाधान क्या होने चाहिए, आगे देखते हैं। समाधानों को भी हम विभिन्न आयामों के तहत कवर कर सकते हैं कि वैज्ञानिक व तकनीकी उपाय, मौसम की सटीक भविष्यवाणी और डॉपलर रडार जैसी तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। हजार्ड जोनेशन मैप तैयार किए जाने चाहिए, मतलब जो आपदा के क्षेत्र हैं उनकी मैपिंग अभी हमने पीछे भी देखा था। आपदा प्रबंधन के लिए क्या होना चाहिए? जिला स्तर पर अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात किया जाना चाहिए। रेस्क्यू और राहत बलों की तत्परता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मॉक ड्रिल व सामुदायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दीर्घकालिक कदम में संवेदनशील क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। देखिए, जो ये पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उसका बहुत बड़ा कारण है अनियंत्रित पर्यटन। ठीक है। गर्मियों में या पहले जो शिमला जाते थे या किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते थे तो कम संख्या में लोग जाते थे। अभी बहुत सारे रील बनाने वाले लोग, यूट्यूबर्स, और इनकी बाढ़ आ गई है। मतलब आप यहाँ से कहीं से आते हैं, सोचते हैं हम शिमला जाएंगे या किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे, लेकिन वहां जाके देखते हैं कि इतनी ज्यादा संख्या है कि आपको वहां से अच्छा तो आपके पिछली लोकेशन पर ही ज्यादा बेहतर आपको लग रहा था। तो मतलब इस प्रकार की इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि उसका प्रबंधन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसी चुनौतियां पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। वनों का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, और अंतिम है पर्वतीय क्षेत्रों में जल निकासी तंत्र को मजबूत करना, क्योंकि जब तक जल निकासी तंत्र नहीं मजबूत होगा तब तक किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं और बेहतर जल निकासी तंत्र के अभाव में ऐसे अचानक से कोई ना कोई क्षेत्र प्रभावित होता रहेगा जहां पर बाढ़ की संभावनाएं बनती रहेंगी। तो इसके आधार पर एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। और अगर जो आप लिख के इसका मूल्यांकन कराना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है और यहाँ पर भी इसकी लिंक दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो वहां पे आप हमें भेज देंगे तो इसका मूल्यांकन हो जाएगा। उत्तराखंड तथा हिमालयी राज्यों में बादल फटना और ग्लेशियल झील विस्फोट जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन तथा मानव जनित गतिविधियों के कारण बढ़ रही हैं। इन आपदाओं के प्रमुख कारणों, प्रभावों तथा इनके शमन हेतु आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा के लिए एमसीक्यू, यानी कुछ ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बादल फटना उस स्थिति को कहते हैं जब 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह कथन सही है, अभी हमने देखा था। बादल फटना केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही घटित होता है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं। तो ऐसा नहीं है, अभी हमने पढ़ा था कि मैदानी क्षेत्रों में भी ये घटनाएं हो सकती हैं। हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। तो इसमें केवल एक उत्तर सही होगा। ठीक है। कथन 2 गलत है, क्योंकि बादल घटना मैदानी इलाकों में भी हो सकता है परंतु अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। आगे देखिए, एक और प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो हम लोगों ने ग्लोव की घटना देखा था, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश ग्लोव घटनाओं का कारण जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों का पीछे हटना है। तो ये सामान्य एक तर्क है, ये सही है। ठीक है। आगे अगला है, एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड की 13 झीलों को उच्च जोखिम और 5 झीलों को अत्यंत खतरनाक श्रेणी में रखा है।
ठीक है, तो ये भी तथ्य सही है। पीछे हम लोगों ने इस संदर्भ में देखा था, तो दोनों यहाँ पे दोनों क्या कहते हैं, ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया है जो अभी हाल ही में चर्चा में लगातार बना हुआ है, और इससे प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आपकी मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं, और आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इन घटनाओं से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या है कि बादल फटने की घटना क्या होती है। कुछ केस स्टडी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के संदर्भ में देखी है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जो आपको किसी टॉपिक पर बेहतर समझ डेवलप करनी है और आपको किसी टॉपिक पर डिटेल में एनालिसिस चाहिए, विश्लेषण चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके। और आप हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हैं तो हमने पहले भी बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे जुड़ जाइए। ठीक है, और अगर जो तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।